हाय गाइस, आपका द स्टडी व्हील चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में जो हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 मोशन, यानी कि ये मोशन चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। तो इसके साथ ही ये इस चैनल का 4th वीडियो है, लेकिन अभी तक हमारा 4 सब्सक्राइबर तक नहीं हुआ है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो फिर ऑल द टाइम सब्सक्राइब बटन पे दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर हम अब चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है। तो फिर हम जैसा कि जानते हैं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रेवल कर रहा होता है तो फिर अपने होल जर्नी में वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी या स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, या फिर कोई एक ऐसा भी टाइम आता है जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है एक समय पर रुक जाता है। तो फिर इस कंडीशन में हमें अगर कोई स्पीड या वेलोसिटी को निकालने की बात किया जाए तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की मदद से एक ऐसा क्वांटिटी निकालते हैं जिससे हम उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो फिर जिस तरह हमारा स्पीड का फॉर्मूला था स्पीड बाय टाइम टेकन, अजूबा हो गया। उसी तरह हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। और जिस तरह हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, उसी तरह हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन है। तो फिर हम अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक्सेलरेशन है। तो फिर जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो है डिफिनेशन। तो फिर जो हमारा एक्सेलरेशन का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फिर जैसा कि हम जान रहे थे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रैवल करता है तो वो कुछ ना कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। लेकिन अगर वो डिस्टेंस ना होके वेलोसिटी हुआ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट पे कुछ समथिंग वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, वही दूसरे पॉइंट पर बात किया जाए तो वो कुछ डिफरेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा था, और वो ऑब्जेक्ट को जो है उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कुछ समथिंग टाइम लगता है। तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज किया है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर हम अब एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करते हैं। तो फिर जो हमारा एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही अगर सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकंड नंबर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, थर्ड नंबर इज जीरो एक्सेलरेशन। तो फिर हम अब सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा टाइम बाय टाइम, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, वही ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक पहुंचने तक में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो फिर हम इसमें अगर ऑब्जर्व करें तो हमारा जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज किया है, तो इसी तरीके के एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें अगर हमारा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में डिक्रीज हो जाए तो उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे था, जिसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, वही पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसमें हम ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए पे वेलोसिटी है वो बड़ा है पॉइंट बी के वेलोसिटी से। डैट मीन्स हम इससे ये कह सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हुआ है। तो हम इस तरीके के एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और हम इस तरीके के एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं जिसका नाम जीरो एक्सेलरेशन है। तो फिर इस टाइप के एक्सेलरेशन में हमारा ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता है। डैट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है पॉइंट ए पे, वही सेम वेलोसिटी हमारा ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी पर भी होगा। इसको हम अब एक एग्जाम्पल में समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, वही पॉइंट बी तक पहुंचने पर भी उसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। इसमें हम अब ऑब्जर्व करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी तरीके का वेलोसिटी चेंज नहीं किया है। तो फिर इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर जैसा कि हम जानते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कह देते थे। उसी तरह ऑब्जेक्ट अगर इक्वल वेलोसिटी को चेंज करता है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट
अनइक्वल वेलोसिटी को चेंज करे हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फिर जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, तो फिर जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस पॉइंट को हमें नोट बना के लिख लेना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर किसी तरीके का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और उसमें अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तो हमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यानी कि अब जो ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, इसको हम सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज करते हैं जिसमें हमारा एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। हम अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। यानी कि अभी तक हमने मोशन के बारे में जितना भी कुछ पढ़ा था, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, उस सभी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे कि हम ग्राफ के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारे ख्याल में एक पॉइंट जरूर स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्सिस। यानी कि हम जब भी ग्राफ के बारे में पढ़ते थे तो उसमें दो तरीके का एक्सिस होता था, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तभी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम जो भी कुछ मोशन के बारे में जानते थे, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो, उस सभी को हम कहाँ पुट करेंगे, एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में। तो फिर मैं आपको बता दूं, हमारा जो ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है उसमें हम इंडिपेंडेंट मटेरियल को रखते हैं, जैसे टाइम। टाइम जैसा कि हम जानते हैं वो एक इंडिपेंडेंट मटेरियल है, यानी कि टाइम ना कभी किसी चीज के लिए रुकता है, ना कभी किसी चीज के लिए अपना स्पीड को चेंज करता है, तो उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। वही अगर बाकी एलिमेंट्स की बात किया जाए, चाहे वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो उसको हम वाई एक्सिस में रखते हैं। तो हम इसी तरह एक एक करके हर एक तरीके का ग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फिर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देना है, जिसमें हमें एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को। तो फिर हम जैसा कि जानते हैं जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के चेंज की वजह से वाई एक्सिस में क्या चेंज आता है उसको बताता है। तो फिर जैसा कि अभी तक हम जान चुके हैं, हमारा डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे आएगा और जो हमारा टाइम है वो एक्स एक्सिस में आएगा। तो फिर हमारा जो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या क्या चीज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो फिर हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं स्टेट ऑफ द मोशन। यानी कि हमारा जो dt ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस स्टेट का है, यानी कि वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। तो फिर जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, वी कैन आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि जो हमारा dt ग्राफ है वो हमें ये भी बता सकता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे किस डिस्टेंस पे था। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो है द स्पीड ऑफ एन मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। यानी कि जो हमारा dt ग्राफ है उसके मदद से हम जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो फिर जैसा कि हम पॉइंट नंबर 1 से जान ही चुके हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस नेचर में ट्रेवल कर रहा है या फिर वो किस स्टेट में है वो हम dt ग्राफ से पता लगा सकते हैं। तो फिर हम इसको अब लाइन बाय लाइन से समझेंगे। तो फिर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, यानी कि केस 1, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो फिर इसमें जो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए वो है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो फिर जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हम ध्यान से देखें तो हमारा जो dt ग्राफ का लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल में जा रहा है। यानी कि जो हमारा टाइम है इसमें वो तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर हमें रेस्ट ऑब्जेक्ट का dt ग्राफ को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना हो तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 होगा वो होगा द दिस dt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है जो हमारा टाइम है वो आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर हम अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फिर जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द स्लोप ऑफ dt ग्राफ इज 0। तो फिर हमारा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज स्लोप इन ग्राफ। तो ग्राफ में स्लोप यानी कि एक ऐसा लाइन ना वो x एक्सिस से पैरेलल हो ना वो y एक्सिस से पैरेलल हो। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारा dt ग्राफ होता है यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें जो हमारा स्लोप होता है वो स्पीड को डिनोट करता है। तो फिर इस पॉइंट का मीनिंग है अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो फिर जो हमारा ग्राफ में जो स्लोप होगा वो 0 होगा, यानी कि ग्राफ में कोई तरीके का स्लोप नहीं दिखेगा हम सबको। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है वो द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन
and it is not moving। तो फिर इस पॉइंट का मीनिंग आप लोग जान ही चुके होंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन का डीटी ग्राफ देखते हैं। तो फिर यूनिफॉर्म मोशन का जो डीटी ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो हमारा लाइन है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्ट्रेट और इनक्लाइन है, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं। वो यूनिफॉर्म मोशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है डीटी ग्राफ में, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फिर हम अभी इस ग्राफ को पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जो हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, द ऑब्जेक्ट मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो है द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो फिर आप जैसा कि ये लाइन को समझ ही चुके हैं, तो फिर हम अब पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। सिंस द ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस जीरो एक्सेलरेशन, दैट मीन्स, तो फिर जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो फिर ये पॉइंट हमें यही कहना चाहता है। अब हम अगले डीटी ग्राफ की ओर बढ़ते हैं जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो फिर जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो हमारा लाइन है जो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हम अगर ऑब्जर्व करें तो वो कहीं पर भी स्ट्रेट नहीं दिखता है, वो हर जगह से कर्व्ड रहता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है डीटी ग्राफ में। अब इसको हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर जो हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, इफ देयर इज कर्व इन डीटी ग्राफ देन इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर जैसा कि हम ये पॉइंट समझ ही चुके हैं, तो फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगले पॉइंट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, तो फिर हम जैसा कि जानते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो फिर इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो या तो घट रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा, यानी कि कहीं पर ऑब्जेक्ट या तो डी एक्सेलरेट हो रहा होगा या फिर एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो फिर इन दोनों का ग्राफ किस तरीके से दिखता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो फिर जो हमारा एक्सेलरेटेड बॉडी का डीटी ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है उसी तरह जो हमारा चेंज इन डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। उसी तरह हम अगर डीटी ग्राफ को देखेंगे डी एक्सेलरेटेड बॉडी का, यानी कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट का स्पीड घटता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हम ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है उसी तरह जो चेंज इन डिस्टेंस है वो घटते जा रहा है। तो फिर जैसा कि हम डीटी ग्राफ देख चुके हैं एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड बॉडी का, तो फिर हम अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि पॉइंट नंबर 2 है। द लाइन ऑफ द ग्राफ इज कर्विंग अपवर्ड देन इट शो एन इंक्रीज इन स्पीड दैट इंडिकेट इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो फिर जैसा कि हम इस पॉइंट को समझ ही चुके हैं, तो हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इफ स्लोपिंग लाइन इज डाउनवर्ड दैट मीन्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग that indicate it is a deaccelerated object। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।